नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक। आज की इस वीडियो में मेरा आज का टॉपिक है प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पठार, मेजर प्लेटूज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। पिछले वीडियो में मैंने भारत के भौतिक प्रदेश के अध्ययन के क्रम में प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पर्वतों का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत मैंने बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पर्वतों में अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट पर्वत आते हैं। इसके अलावा इन दोनों पर्वतों के संगम स्थल पर अर्थात पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के संगम स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ी का विकास हुआ है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। नीलगिरी के दक्षिण पुनः एक श्रेणी आती है जिसका नाम है अन्नामलाई श्रेणी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। इसके बाद अन्नामलाई श्रेणी से ही एक श्रेणी उत्तर पूर्व की ओर निकली है, जिसे पालनी हिल के नाम से जाना जाता है। और पालनी की सबसे ऊंची चोटी का नाम या सबसे प्रमुख चोटी का नाम कोडाईकनाल है। अन्नामलाई से पुनः दक्षिण एक पहाड़ी निकलती है जो केरला में है और दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी या भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी के रूप में जानी जाती है, जिसे इलायची की पहाड़ी कार्डेमम हिल के नाम से जाना जाता है। और जब हम इसके भी दक्षिण जाते हैं तो एकल पहाड़ी के रूप में एक पहाड़ी आती है जिसे नागरहोल की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये नागरहोल की पहाड़ी वास्तव में पूर्वी घाट या पूर्वी तट और पश्चिमी तट की विभाजक रेखा है। इसके नागरहोल की पहाड़ी के पूर्व में पूर्वी तट अर्थात बंगाल की खाड़ी का तट और नागरहोल पहाड़ी के पश्चिम में अरब सागर की तट रेखा है। तो पूर्वी तट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूर्वी तट और पश्चिमी तट को कौन सी पहाड़ी अलग करती है, तो वह कौन सी पहाड़ी हो जाएगी? नागरहोल की पहाड़ी, जो कन्याकुमारी के क्षेत्र में। तो इन प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पर्वतों के अलावा मैंने बताया था कि अन्य पर्वतों में राजमहल की पहाड़ी, दालमा की पहाड़ी, कोल्हान की पहाड़ी, गिर की पहाड़ी, अजंता की पहाड़ी और हरिश्चंद्र की पहाड़ियां भी शामिल की जाती है। तो इन पर्वतों का जिक्र किया मैंने। इसके बाद आज का जो टॉपिक है कि प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पठार। तो हम जानते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में विभिन्न पर्वतों और नदियों की उपस्थिति के कारण, किसके कारण? विभिन्न पर्वतों और नदियों की उपस्थिति के कारण प्रायद्वीपीय भारत कई छोटे छोटे पठारों में विभक्त हो गया है। तो आज हम उन्हीं पठारों के क्रम में जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक लिस्ट ले लेते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पठार में किन किन पठारों को शामिल किया जाता है। तो हम जानते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे जो बड़ा पठार है उसका नाम है दक्कन का पठार। तो पहला पठार हमारा अध्ययन का रहेगा, यह है दक्कन का पठार। दूसरा जो पठार है, दक्कन के पठार का ही दक्षिणी पूर्वी भाग और दक्षिणी पश्चिमी भाग दो पठार के रूप में जाने जाते हैं, जिनमें एक है तेलंगाना का पठार और दूसरा जो पठार है, तीसरा जो पठार है, इसका नाम है कर्नाटक का पठार। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक अन्य महत्वपूर्ण पठार आता है जिसे हम लोग कहते हैं मेघालय का पठार। अभी हम सारी की विशेषताएं बात करेंगे। जो भारत के सबसे उत्तर पूर्व में है, सबसे सुदूर उत्तर में है मेघालय का पठार। मेघालय के पठार के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला जो हमारा पठार आता है उसे हम कच्छ का पठार कहते हैं, जो गुजरात में है। कच्छ का पठार 4 और यह 5। अगला हमारा पठार है जो महत्वपूर्ण है, छोटा नागपुर का पठार। खनिज संपदा के दृष्टिकोण से भारत का सबसे महत्वपूर्ण पठार है और भारत का रूर के नाम से भी जाना जाता है। यह है छोटा नागपुर का पठार। क्लियर है? छोटा नागपुर के पठार के बाद अगला जो महत्वपूर्ण पठार आता है वह उत्खात भूमि का क्षेत्र है और मतलब उबड़ खाबड़ की भूमि का क्षेत्र है। उसका नाम है मालवा का पठार। मालवा का पठार। और मालवा के पठार के पूर्व में एक पठार है, उत्तर पूर्व में एक पठार है जिसका नाम है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार। पठारों के अंतर्गत, दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण पठारों के अंतर्गत अगला महत्वपूर्ण पठार है जिसका नाम है दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार। और एक उड़ीसा के क्षेत्र में, उड़ीसा की उच्च भूमि की पठारी भाग है जिसका नाम है गढ़जात पहाड़ियां।
क्या नाम है? गढ़जात पहाड़ियां। यह कहां पर है? उड़ीसा में। अब इन पठारों के क्रम में हम देखेंगे मैप के क्रम में कि इन पठारों की स्थिति भारत के मानचित्र पर यहाँ पर कहाँ है और महत्वपूर्ण इसकी विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहला हम आते हैं दक्कन का पठार। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा भाग जो हमारा है, ये पूरा भाग प्रायद्वीपीय पठार है और इसी प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत कई पठारों की अवस्थितियां हैं। यहाँ पर अरवली पर्वत की स्थिति है और इसी पर्वत के इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पठार है जिसका नाम है मालवा का पठार। लेकिन अभी मेरा पहला अध्ययन का विषय है दक्कन का पठार। तो दक्कन के पठार की स्थिति देखिए इस तरीके से है। यहां से आए कर्नाटका से इस क्षेत्र में और इस तरीके से आगे बढ़ते हुए ये पूरा एरिया जो है दक्कन के पठार के रूप में जाना जाता है। एरिया पूरा दक्कन के पठार के रूप में यह जाना जा रहा है। आप इसको देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भाग को शामिल किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, प्रायद्वीपीय भारत का कुल विस्तार कितना है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में। और 16 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जब प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार है, उसमें से दक्कन का पठार जो है वह प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा पठार है जिसका विस्तार 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में। कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है और यह सबसे महत्वपूर्ण पठार है। इस पठार का निर्माण क्रिटेशियस युग में लावा के दरारी उद्गार के कारण निर्मित बैसाल्टिक चट्टानों से हुआ है। ध्यान दीजिएगा, लावा का जो दरारी उद्गार हुआ, उस दरारी उद्गार के कारण जो लावा निकला उसके ठंडा होने से और उसके अक्षय अपरदन क्रिया होने के कारण कौन सी चट्टानें बनी? बैसाल्टिक। और बैसाल्टिक चट्टानें जहां पर रहती है उन पर जब वेदरिंग का प्रभाव होता है तो वह क्षेत्र काली मिट्टी के क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात यह पूरा क्षेत्र जो है दक्कन का पठार काली मिट्टी के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और काली मिट्टी जो है वह कपास की कृषि के लिए काफी अनुकूल होती है, अतः इस मिट्टी को कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या है कि इस पठार का निर्माण कैसे हुआ? क्रिटेशियस युग में लावा के दरारी उद्गार के कारण निर्मित बैसाल्टिक संरचना से। और इसके कारण जो यहाँ पर मिट्टी बनी है उसका क्या नाम पड़ा? काली मिट्टी। रंग कालापन के कारण। अब महत्वपूर्ण पार्ट क्या है कि दक्कन का जो पठार है, मान लीजिए पूरा दक्कन का पठार है, यह एरिया जो दक्कन का पूरा एरिया का पठार है, तो इस दक्कन के पठार के महत्वपूर्ण अंग के रूप में यह एक अलग पठार हो गया और यह एक अलग पठार हो गया। तो दक्कन का यह है दक्कन का पठार और इसी दक्कन के पठार के दक्षिण पूर्वी भाग, यह जो भाग है दक्षिण पूर्वी भाग, इसी पठार को नाम दिया गया है तेलंगाना का पठार। और दक्कन के पठार का दक्षिणी पश्चिमी भाग इसे नाम दिया गया है कर्नाटक का पठार। क्लियर है? तो सबसे पहले हम आते हैं दक्कन के पठार के बाद जो अगला महत्वपूर्ण पठार है तेलंगाना का पठार। यार देखिए, तेलंगाना राज्य का भाग है, तेलंगाना की स्थिति है। तो दक्षिण पूर्व में जो पठार है दक्कन का, इसका क्या नाम पड़ा? यह है तेलंगाना के पठार का एरिया, जो तेलंगाना राज्य का है, तेलंगाना का पठार। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्या है कि इस पठारी क्षेत्र से एक महत्वपूर्ण नदी बहती है, गोदावरी नदी, जो तेलंगाना के पठार को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कौन कौन से 2 भाग में? तो ध्यान दीजिएगा, यह है तेलंगाना पठार और बीच से एक नदी गुजर रही है जिसका नाम है गोदावरी नदी। तो इस गोदावरी नदी के उत्तरी भाग को उत्तरी पठार या उत्तरी भाग और दक्षिण के भाग को दक्षिणी भाग कहा जाता है। अर्थात अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि तेलंगाना के पठार का 2 भागों में विभाजन कौन सी नदी कर रही है, तो वह है गोदावरी नदी, जो इसको 2 भागों में बांट रही है, उत्तरी भाग और दक्षिण भाग। उत्तरी भाग की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि इस क्षेत्र में घने जंगल है, यह भाग जो है वनाच्छादित है, घने जंगल का क्षेत्र है, जबकि दक्षिणी भाग जो है वह उबड़ खाबड़ की भूमि का क्षेत्र है। और यह भूमि जो है उबड़ खाबड़ भूमि तालाब निर्माण के लिए काफी उपयोगी है और इसी कारण देखिएगा इस क्षेत्र में काफी तालाबों का निर्माण हुआ है। एक क्वेश्चन आता है कि भारत के किस जिला को तालाबों का जिला कहा जाता है, तो यह तमिलनाडु में है, यह तमिलनाडु की पहाड़ियों के क्षेत्र में है और उसका नाम है तिरुचिनापल्ली।
कौन सा जिला है? तिरुचिरापल्ली तालाबों का जिला कहा जाता है। लेकिन यह भूमि जो है तेलंगाना के पठार की दक्षिणी भाग, यह भी उबड़ खाबड़ भूमि है और तालाब निर्माण के लिए काफी उपयोगी है। तो हम समझ गए कि तेलंगाना के पठार की स्थिति क्या है। दक्कन के पठार के दक्षिणी पूर्वी भाग को तेलंगाना के पठार के नाम से जाना जाता है। मध्य से कौन सी नदी गुजर रही है? गोदावरी नदी, जो इसको दो भागों में बांट रही है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग क्या है? वनाच्छादित है, घने जंगलों का क्षेत्र है, और दक्षिणी भाग जो है वह उबड़ खाबड़ भूमि का क्षेत्र है। क्लियर है? अब इसके बाद आते हैं हम लोग तीसरे पठार के रूप में। यह जो कर्नाटक का एरिया है, इसको कर्नाटक के पठार के नाम से जाने जाते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण पठारी क्षेत्र है यह भी। तो कर्नाटक का पठार जो है यह दक्कन के पठार का दक्षिणी पश्चिमी भाग है। दक्कन के पठार का दक्षिणी पश्चिमी भाग कर्नाटक के पठार के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इस पठार को 600 मीटर की समुच्च रेखा, कितनी मीटर की? 600 मीटर की समुच्च रेखा दो बराबर भागों में विभाजित करती है। 600 मीटर की समुच्च रेखा दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं। समुच्च रेखा क्या होता है? कंटूर लाइन, मतलब समान ऊंचाई को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको समुच्च रेखा के नाम से जानते हैं। तो 600 मीटर की समुच्च रेखा इसका दो बराबर भागों में विभाजन कर रही है। इसके उत्तरी भाग, मतलब कर्नाटक के पठार का उत्तरी भाग जो है, और दक्षिणी भाग, बीच से कौन सी रेखा गुजर रही है? 600 मीटर की समुच्च रेखा। अब ध्यान दीजिएगा, उत्तरी भाग में दो प्रमुख नदियां बहती है जो इस क्षेत्र की स्थलाकृति का निर्माण करती है। कौन कौन सी? तो एक है कृष्णा और दूसरी नदी है तुंगभद्रा। क्लियर है? तो कर्नाटक के पठार के उत्तरी भाग में बहने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी है? कृष्णा और तुंगभद्रा। जबकि कर्नाटक के पठार के दक्षिणी भाग में जो सबसे प्रमुख नदी बहती है उसका नाम है कावेरी। क्या नाम है? कावेरी। इसी क्रम में आप जान सकते हैं या कह सकते हैं कि कर्नाटक के पठार के दक्षिणी भाग को मैसूर के पठार के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से? मैसूर के पठार के नाम से जाना जाता है। और इसी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण, मैसूर के पठारी क्षेत्र में ही एक महत्वपूर्ण पहाड़ी है। क्या नाम है? बाबा बुदन की पहाड़ी। आप लोग नाम सुने होंगे, बाबा बुदन की पहाड़ी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे पूछा जाता है बाबा बुदन। पहला क्वेश्चन क्या है कि बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है? तो आप क्या बताएंगे? कर्नाटक। दूसरा महत्वपूर्ण क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबा बुदन की पहाड़ी किस खनिज के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है? तो कौन सा है? आयरन, लौह अयस्क। आयरन ओर के उत्पादन के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक के पठार का दक्षिणी भाग जो मैसूर के पठार के नाम से भी जाना जाता है, इसी क्षेत्र में जो सबसे ऊंची पहाड़ी है उसका नाम है बाबा बुदन की पहाड़ी। और बाबा बुदन की जो पहाड़ी है यह लौह अयस्क उत्पादन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इस पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान दीजिएगा, यह भी क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कि बाबा बुदन की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है मुलानगिरी। क्या नाम है? मुलानगिरी। यह बाबा बुदन की पहाड़ी की सबसे ऊंची बात सुनेंगे। कर्नाटक के पठार के क्रम में दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि मालनद क्या होता है? मालनद, म में आकार, मालनद क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक के पठार का पश्चिमी भाग काफी ऊंचा है जो पश्चिमी घाट से लगा हुआ है, और पूर्वी भाग अपेक्षाकृत कम ऊंचाई का है। तो कर्नाटक के पठार का जो पश्चिमी भाग है, जो अधिक ऊंचा भाग है, उसे ही मालनद नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? मालनद। और पूरब का जो अपेक्षाकृत कम ऊंचा क्षेत्र है उसे मैदान के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो हम लोग तीन पठार के क्रम की चर्चा कर ली। कौन कौन? दक्कन का पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार, जिसकी स्थिति मैं आपको यह बता दी। क्लियर है? ये स्थिति है। इसी पठारी क्षेत्र में यह भाग तेलंगाना का, और यह भाग जो है कर्नाटक का पठार, और यह भाग जो है वह दक्कन के पठार के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसको इस तरह कलर करें, इसको डिवाइड कर दें इस तरीके से, तो बीच का भाग इस तरीके से, यह भाग कर्नाटक का पठार और यह है तेलंगाना का पठार। अब महत्वपूर्ण क्या है कि अगला महत्वपूर्ण पठार मेघालय का पठार, जो इस पठार की मुख्य भूमि के क्षेत्र में नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर उत्तर पूर्वी पठार कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर पूर्वी पहले हमको डायरेक्शन समझना है। यह भाग जो है नॉर्थ, यह साउथ, या ईस्ट, या वेस्ट,
उत्तर पूर्वी कौन सा क्षेत्र हो गया? यह नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में जब हम देखते हैं तो सुदूर ये उत्तर पूर्वी भाग में यह पठार है, छोटा नागपुर का पठार, लेकिन यह मुख्य भूमि के क्षेत्र में अर्थात प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र में सुदूर उत्तर पूर्वी जब बात की जाएगी तब तो यहाँ पर एक 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियां, 4 महत्वपूर्ण पहाड़ियां आती हैं, जिसका नाम है गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी, जो भारत के मेघालय राज्य में। अब आप पूछेंगे कि यह प्रायद्वीपीय भारत है, तो यह प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति कैसी है? और पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत मैंने इसकी चर्चा भी की थी। तो ध्यान दीजिएगा, यह ऐसी पहाड़ियां हैं जो उत्पत्ति और संरचना के दृष्टिकोण से प्रायद्वीपीय भारत का अंग है। क्लियर है? उत्पत्ति और संरचना के दृष्टिकोण से यह प्रायद्वीपीय भारत का अंग है, लेकिन भौगोलिक स्थिति के कारण इसे पूर्वांचल हिमालय के क्षेत्र में भी शामिल किया जाता है। तो पूर्वांचल हिमालय क्षेत्र में मैंने इसकी चर्चा की, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत में भी इसकी चर्चा की जा रही है, क्योंकि यह उत्पत्ति और संरचना के दृष्टिकोण से प्रायद्वीपीय भारत का अंग है। तो अब इसके बीच में क्या है? यह जो बीच में भाग है, यह बीच में क्या है, कैसे यह एक दूसरे रिलेटेड है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रायद्वीपीय भारत का जब संचलन हो रहा था, मूवमेंट हो रहा था, तो इस मूवमेंट के क्रम में इस एरिया में एक धसाव पैदा हो गया, डिप धस गया नीचे, और इस धसे हुए भाग में या फॉल्ट एक पैदा हो गया। इस धसे हुए भाग में गंगा नदी और अन्य नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से यहाँ पर मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। तो ये जो एरिया है, इसको नाम क्या दिया गया है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मेघालय का पठार और प्रायद्वीपीय भारत के बीच में क्या है, तो आप बताएंगे दाउकी भ्रंश। क्या नाम है इसका? दाउकी भ्रंश इसका नाम है। ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा। यह एरिया जो नाम है, इसका नाम है दाउकी भ्रंश या ऑब्लिक, इसको मालदा गैप भी कहा जाता है, मालदा गैप, या इसका एक और नाम है राजमहल गैप, राजमहल गैप भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रायद्वीपीय भारत से मेघालय का पठार किस गैप के द्वारा अलग होता है, तो वह है दाउकी गैप या मालदा गैप या राजमहल का गैप। इसके अंतर्गत 3 प्रमुख पहाड़ियां हैं। कौन कौन? तो पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे तो गारो, खासी, जयंतिया, इसके अलावे मिकिर की पहाड़ी और रेगमा की पहाड़ी को भी शामिल किया जाता है। कौन कौन? मिकिर और रेगमा। तो इन 5 पहाड़ियों के क्रम में 3 पहाड़ियां यह महत्वपूर्ण है, गारो, खासी और जयंतिया। गारो के दक्षिण में एक मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ है, जिसका नाम है सुरमा का मैदान, सुरमा घाटी, जो भारत में चाय के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। जबकि खासी के दक्षिण में क्या है? विश्व का सबसे आर्द्र प्लेस मासिन राम और चेरापूंजी का क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि इस पहाड़ी के दक्षिण में एक कीपनुमा घाटी का विकास हुआ है। कीपनुमा घाटी उल्टी कीपनुमा मतलब नुकीला भाग ऊपर की ओर और फैला हुआ भाग नीचे की ओर। तो ऐसे क्षेत्र में जब मानसूनी हवाएं पहुंचती है तो वहां पर वो फंस कर रह जाती है, और जब तक सारी ह्यूमिडिटी गिराती नहीं तब तक वह ऊपर निकल नहीं पाती, हल्की नहीं हो पाती, ऊपर निकल नहीं पाती। अतः इस क्षेत्र में विश्व की सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र मासिन राम और चेरापूंजी स्थित है। क्लियर है? तो यह है मेघालय का पठार। इसके बाद अगला जो पठार है वह गुजरात का पठार है, यह कच्छ का पठार। यह जो एरिया है गुजरात के कच्छ में पठारी क्षेत्र है, इसे नाम दिया गया है कच्छ का पठारी क्षेत्र। क्या नाम है? कच्छ का पठार। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, गुजरात में है, और यह भी लावा निर्मित टर्शियरी चट्टानों का क्षेत्र है। लावा से है और साथ में टर्शियरी संरचना का भी यह क्षेत्र है, जिसे कच्छ के पठार के नाम से इसे जाना गया। यह भाग है कच्छ का पठार। क्लियर है? यह भी पूर्वोत्तर भारत की मुख्य भूमि से अलग है। क्लियर है? अगला भाग है जिस पठारी क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं, छोटानागपुर का पठार। बड़ा ही महत्वपूर्ण पठारी क्षेत्र है, खनिज संपदा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और प्रायद्वीपीय भारत का सबसे उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र है। यह भाग है छोटानागपुर का पठार, जिसका विकास या जिसका विस्तार क्षेत्र संपूर्ण झारखंड के अलावा, मतलब झारखंड के अधिकांश भाग के अलावा वेस्ट बंगाल, उड़ीसा का उत्तरी भाग और छत्तीसगढ़ के पूर्वी भाग के अंतर्गत है। खनिज संपदा के दृष्टिकोण से काफी अधिक महत्वपूर्ण है, कोयला के उत्पादन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, और इसी कारण इस क्षेत्र को भारत का रूर भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में भौतिक दृष्टिकोण से या उच्चावच के आधार पर जो सबसे ऊंचा भाग है उसे पात के नाम से या पाट प्रदेश के नाम से जाना जाता है।
पूरे इंडिया में एक यूनिक टोपोग्राफी है, पाट प्रदेश, वह कहां पर है? छोटानागपुर के पठारी क्षेत्र से। और इसी पठारी क्षेत्र पाट प्रदेश से और यहां पर जो प्रमुख नदियां बहती है, पूरब की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में दामोदर नदी सबसे महत्वपूर्ण है, स्वर्णरेखा दक्षिण पूरब की ओर बहती है, उत्तरी कोयल उत्तर पश्चिम की ओर बह रही है, दक्षिणी कोयल दक्षिण की ओर जा रही है, शंख नदी है। ठीक है, तो कई सारी नदियां इस क्षेत्र में बह रही है और महत्वपूर्ण यह खनिज संपदा का क्षेत्र है, ग्रेनाइट और नीस संरचना का क्षेत्र है। और इसी संरचना के कारण इस क्षेत्र में 90% भूमि पर लाल मिट्टी का विकास हुआ है। क्लियर है? भौगोलिक उत्थान के क्रम में जब हिमालय का उत्थान हो रहा था तो हिमालय के 3 उत्थान के साथ इसके 3 उत्थान हुए, और जो सबसे पहला उत्थान हुआ ग्रेट हिमालय के साथ, उसमें पाट प्रदेश का निर्माण हुआ। हिमालय के दूसरे उत्थान अर्थात मध्य हिमालय के साथ में छोटानागपुर के मध्यवर्ती पठारी भाग का अर्थात हजारीबाग का पठार और रांची के पठार का निर्माण हुआ। और हिमालय के तीसरे उत्थान जब शिवालिक का उत्थान हुआ तो छोटानागपुर के पठार के निम्न पठार का निर्माण हुआ, जिसके उत्तर में गढ़वा का पठार, चतरा का पठार, कोडरमा का पठार, गिरिडीह का पठार, इन पठारों के साथ में दक्षिण में जो पुरहाट की पहाड़ी है, सारंडा की पहाड़ी है, कोल्हान उच्च भूमि है, दालमा क्षेत्र है, ढालभूम का क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है इसके महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश है। तो क्लियर है, छोटानागपुर का पठार और कच्छ का पठार क्लियर हो गया। अगला जो पठार है, बड़ा ही महत्वपूर्ण पठार है, वह है मालवा का पठार। मालवा के पठार की स्थिति क्या है? इसके उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, बीच का यह भाग। उत्तर में ध्यान दे, हिमालय नहीं, उत्तर में अरावली और दक्षिण में विंध्याचल का जो भाग है, उसके मध्य में जो पठारी क्षेत्र है उसे ही नाम दिया गया है मालवा का पठार। ध्यान दीजिएगा, इस मालवा के पठार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पठार है जो यूपी के क्षेत्र में और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है, उसका नाम है बघेलखंड का पठार। क्या? बुंदेलखंड का पठार। क्लियर है? तो यह क्षेत्र ग्वालियर का क्षेत्र भी इसमें आता है, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण पठार है। मालवा के पठार के क्रम में हम बता रहे हैं कि यह पठार उत्तर में अरावली, दक्षिण में विंध्याचल, पूरब में बुंदेलखंड के पठार से यह घिरा हुआ है। इसका निर्माण भी बैसाल्टिक लावा के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है? बैसाल्टिक लावा के कारण हुआ है। और यह काली मिट्टी का यह भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ध्यान दीजिएगा, इस मालवा के पठार का जो भाग राजस्थान में पड़ता है, कहां पर? राजस्थान में, उसे नाम दिया गया है हड़ौती का पठार। क्या नाम है? हड़ौती का पठार। राजस्थान के क्षेत्र में जो मालवा के पठार की स्थिति है उसका नाम है हड़ौती का पठार। और इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है चंबल। क्लियर है? कौन सी नदी है? चंबल। महत्वपूर्ण क्या है कि इस पठारी क्षेत्र से दोनों दिशाओं की ओर नदियों का प्रवाह हुआ है। पूरब की ओर जो नदियों का प्रवाह हुआ है उसमें नर्मदा है, ताप्ती है और माही, पश्चिम की ओर जो प्रवाह हुआ है उसमें नर्मदा, ताप्ती और माही नदी आती है। इनमें से माही नदी भारत की एकमात्र नदी है, भारत ही नहीं विश्व की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जैसे क्वेश्चन पिछली बार भी जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी कौन सी है? कांगो नदी। मकर रेखा को काटने वाली 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी। उसी तरीके से कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी है माही नदी, जो भारत की गुजरात राज्य की महत्वपूर्ण गुजरात राज्य में आने वाली महत्वपूर्ण नदी है। क्लियर है? तो और ये पश्चिम की ओर है, जबकि पूरब की ओर जो नदियां बहती है उसमें चंबल है, बेतवा है, केन है और सिंध है। तो एक महत्वपूर्ण यह क्षेत्र है नदियों का, जिसके दोनों क्षेत्रों में, मतलब इस पठार के दोनों क्षेत्रों में नदी निकल रही है। पूरब की ओर चंबल, बेतवा, केन, सोन और पश्चिम की ओर नर्मदा, ताप्ती और माही नदी निकल रही है। क्लियर है? महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि इस क्षेत्र में बीहड़ संरचना का विकास हुआ है। बीहड़ क्षेत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्खात भूमि का क्षेत्र, और यह नदियों की अपर्दन और अपक्षय क्रिया का परिणाम है। ध्यान दिएगा कि यह क्षेत्र एक समय चंबल का जो क्षेत्र था, डाकुओं का शरणगाह भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उत्खात भूमि थी, उबड़ खाबड़ भूमि होती थी। लोगों को छिपने के लिए, डाकुओं को छिपने का अच्छा अच्छा जगह उनको मिला हुआ था। वे क्राइम करते थे और क्षेत्र में आकर छिप जाते थे, पुलिस उनको ढूंढ भी नहीं पाते थे। तो यह एक समय डाकुओं की शरण स्थली के रूप में भी जाने जाते थे चंबल का। बड़ा ही महत्वपूर्ण, देखते थे इस पर कई मूवी भी बनी है, चंबल के डाकू, फूलन देवी, ये कई तरह के कई महत्वपूर्ण। यहाँ इसके बारे में कहा जाता है कि पुलिस भी इस क्षेत्र में घुसते थे तो उनको घुसने में डर लगता था।
क्यों? क्योंकि वे उस भूमि से अनजान थे, उत्खात भूमि से अनजान थे, और डाकू जो थे वो गुरिल्ला युद्ध करके पुलिस पर वार करते थे। तो चंबल का क्षेत्र महत्वपूर्ण है, लेकिन अब वह स्थिति नहीं है। अगला महत्वपूर्ण जो पठार है, मालवा के पठार का उत्तर पूर्वी भाग, जिसको हम लोग कहते हैं बुंदेलखंड का पठार। मालवा के पठार का उत्तर पूर्वी भाग है बुंदेलखंड। नीस जो है ग्रेनाइट चट्टान का रूपांतरित रूप है। तो नीस कौन सी चट्टान है? रूपांतरित चट्टान। किसका? तो ग्रेनाइट का। ग्रेनाइट चट्टान का जब रूप परिवर्तन हुआ तो उसे हम कहते हैं नीस। तो बुंदेलखंड नीस एक अलग टाइप का नीस होता है, अलग नीस की एक संरचना है। तो इसी नीस से यह निर्मित है बुंदेलखंड नीस। और इसका विस्तार कहां है? बुंदेलखंड पठार का मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ग्वालियर और विंध्याचल रेंज का एरिया, ठीक है। और यह भूमि भी उत्खात भूमि के क्षेत्र है। महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि भारत का सबसे प्रमुख यह सूखा प्रभावित क्षेत्र भी है। क्लियर है? अगला जो पठार आते हैं हम लोग, देखिएगा छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पठारी क्षेत्र है। यह क्षेत्र, यह तो आ गया पूरा आपका पठारी क्षेत्र दक्कन का, ठीक है, दक्कन का पठारी क्षेत्र है। यह जो क्षेत्र है इसका नाम दिया गया दंडकारण्य का पठार, जो छत्तीसगढ़ में है। यहाँ की प्रमुख नदी जो है वह इंद्रावती है। क्लियर है? सबसे प्रमुख नदी इंद्रावती है। और खनिज में टीन के उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र जो है इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण है। और यह पठारी क्षेत्र टीन के उत्पादन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ का एक महत्वपूर्ण जलप्रपात भी है चित्रकूट, जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन इससे पूछ सकता है कि बताइए भारत का नियाग्रा जलप्रपात कौन सा है? तो वह है चित्रकूट का। कहां पर इसकी स्थिति है? दंडकारण्य में। दंडकारण्य के पठार की स्थिति कहां पर है? तो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में है इसका। इसके अलावे इसका कुछ विस्तार जो है वह उड़ीसा के क्षेत्र में भी चला जाता है और कुछ भाग तेलंगाना के क्षेत्र में भी चला जाता है। यह दंडकारण्य का पठार काफी घने जंगलों का भी क्षेत्र है और बस्तर का क्षेत्र भी इसी में आता है। और वर्तमान में क्राइम का मतलब जो उग्रवादी गतिविधि का यह प्रमुख क्षेत्र है, क्योंकि जंगलों में छिपने के लिए इनको अच्छी जगह मिली हुई है उग्रवादियों को। एमसीसी का बेल्ट यह बहुत महत्वपूर्ण बेल्ट है। तो ये महत्वपूर्ण पठार हो गए दंडकारण्य का पठार। अब यह जो भाग है उड़ीसा की जो उच्च भूमि है उसको नाम दिया गया है गढ़जात की पहाड़ियां। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए गढ़जात की पहाड़ियों की स्थिति कहां पर है, तो आप क्या बताएंगे? उड़ीसा में। तो यह महत्वपूर्ण 10 पठारों की स्थिति मैंने आपको बताई। इस पठार के लोकेशन को अगर आप अच्छी तरह समझ जाएंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि कौन से पठार की स्थिति क्या है। मैंने पठारों के साथ उनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं और इस क्षेत्र में बहने वाली महत्वपूर्ण नदियों की चर्चा की है। अगले टॉपिक में मैं भारत के तीसरे प्रमुख भौतिक प्रदेश की चर्चा करूंगा और वह है मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश। ओके, धन्यवाद।